राष्ट्रपति महोदय के संबंध में आज ये पार्ट 2 एपिसोड तैयार किया गया है। आर्टिकल 52 से 78 में भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कंटिन्यू आर्टिकल हैं। किसी न किसी रूप में राष्ट्रपति को हर आर्टिकल के द्वारा, अनुच्छेद के द्वारा उसको जोड़ा रखा गया है। अनुच्छेद 52 से 78 तक का मैंने इस स्क्रीन में उल्लेख कर रखा है। 52 में कह रखा है मैंने भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 निर्वाचन के बारे में बात करता है। 56 उसके पदावधि के बारे में। 58 उसकी योग्यताओं के बारे में। 61 महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में। 72 क्षमा की शक्तियों के बारे में और 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति विस्तार के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 74 और 75 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मंत्रिपरिषद के बारे में बात करता है और ये बताता है कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार से अपने कार्य को करेगा। 77 में भारत सरकार के कार्य के संचालन के बारे में बात करता है, यानी कि एलोकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ वर्क है। कहने का सही है कि भारत सरकार जो भी काम करती है और जो काम करने के तौर तरीकों का निर्धारण होता है वो राष्ट्रपति के महोदय के द्वारा निर्देशित होता है, उनके द्वारा ही क्रियान्वित होता है और राष्ट्रपति महोदय के नाम से वो सारे काम किए जाते हैं। 78 जो है वो राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। मंत्रिपरिषद जो भी काम करेगा, जो भी नीति संबंधी निर्णय लेगा, जो भी नीतियों का क्रियान्वयन करेगा, उसके बारे में राष्ट्रपति महोदय को जानकारी का ये अधिकार है कि उसे पता होना चाहिए कि मंत्रिपरिषद क्या काम कर रही है। ठीक है, तो ये जो दूसरा पार्ट मैंने बनाया है ये क्वेश्चन आंसर के लिए बनाया है। जैसे कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की भूमिका बताइए प्रश्न आता है। क्या वह वास्तविक शासक है या नाम मात्र का प्रमुख है? ये नॉर्मली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर आप अगर समझ लेंगे और लिख लेंगे तो आप राष्ट्रपति के बारे में बेहतर जानकारी आ जाएगी। तो राष्ट्रपति की भूमिका के बारे में जब आता है कि वो वास्तविक शासक है या नाम मात्र का, रियल हेड है या नॉमिनल हेड है, तो आपको इसके संविधान में जो उसको प्रावधान दिए गए हैं उसके बारे में जानकारी रखें और जो वास्तव में उसको शक्ति है उसके बारे में जानकारी रखें, तब आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। तो हम अब बात करते हैं कि इसकी पहले शक्तियों के बारे में जानकारी कर लें कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है और ये शक्तियां जो हैं वो वास्तव में शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से हैं या केवल नाम मात्र की शक्तियां हैं, इसका अपना स्वयं डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। तो देखिए एक बात समझ लीजिए अच्छी तरीके से, जो मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ काले रंग से आपको ब्लैक पेन से लिखा गया है, उसमें मैंने 3 आर्टिकल को रेड से अंडरलाइन किया है, 53, 74 और 75। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में कहता है। 53 कहता है कि 52 तो पहला बोल देता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति महोदय इस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के द्वारा उसका संचालन करेंगे। यानी कि यूनियन ऑफ द स्टेट के मुखिया राष्ट्रपति महोदय हैं, वो इसका स्वयं क्रियान्वयन करेंगे या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे। अब अधीनस्थ में कौन आते हैं? अधीनस्थ में आती है मंत्रिपरिषद। अधीनस्थ में मंत्रिपरिषद आती है। अधीनस्थ में वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। इनके माध्यम से जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव्स है वो सारे आ जाते हैं अधीनस्थ में, उनके माध्यम से काम करेंगे। यानी कि राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो स्वयं काम करे और अपने अधीनस्थों के माध्यम से काम करे। तो अधीनस्थों में आर्टिकल 74 में कहा गया है, देखिएगा, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये एक सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदय अपने काम को एड एंड एडवाइस के लिए, सहायता और मदद के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति महोदय के पास एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा और जिसके सहयोग से राष्ट्रपति महोदय अपने कार्यों को
क्रियान्वयन करेंगे, संघ के कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसी में लिखा हुआ है 75 अगला कहता है मंत्रियों के बारे में उपबंध आया है, प्रोविजंस फॉर द मिनिस्टर्स। ध्यान रहे कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति तो राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। और ये हमारे संविधान में भी उल्लेख है कि बहुमत का जिस लोकसभा में जिसके पास बहुमत होगा वही व्यक्ति या उसी राजनीतिक दल का कोई भी नेता प्रधानमंत्री बन सकता है। वो राजनीतिक दल, वो निर्वाचित राजनीतिक दल अपने में से एक व्यक्ति को सदन का नेता बनाएगा, अपनी पार्टी का के लिए प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में प्रस्तुत करेगा और उसको प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति महोदय आमंत्रित करेंगे। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय डिस्क्रिशनरी नहीं कर सकते, अपने स्वविवेक से नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति उस राजनीतिक दल के सदस्य को करते हैं जो कि अपना निर्वाचक जो दल है, जो राजनीतिक दल है, अपने निर्वाचित सदस्यों में से जो बहुमत पाया हुआ है लोकसभा में, वो अपने एक संसदीय दल की बैठक बुलाएगा और अपने एक सदस्य को उसमें से या बाहर के भी किसी सदस्य को, ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति निर्वाचित सदस्य हो। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। यह जरूरी है कि वह मंत्री बने या प्रधानमंत्री बने, 6 माह के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन का निर्वाचन होना अनिवार्य है, वो किसी न किसी सदन का सदस्य निर्वाचित हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करने के लिए पहले से यह आवश्यक नहीं है, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि लोकसभा से निर्वाचित व्यक्ति ही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन 6 माह के अंदर उसको किसी न किसी सदस्य में निर्वाचित हो जाना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन नॉर्मली क्या है कि हमारे यहाँ पर लोकसभा का जो निर्वाचित सदस्य होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। वैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब लोकसभा से निर्वाचित नहीं थे, वो राज्यसभा के से निर्वाचित थे, लेकिन हमारे संविधान में बाध्यकारी नहीं है कि लोकसभा का निर्वाचित सदस्य हो। ठीक है, अब आता है मंत्रियों के बारे में उपबंध। ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन अन्य जो मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे वो राष्ट्रपति को परामर्श देंगे उनके बारे में प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। अब ये मंत्री कितने होते हैं, ये संविधान संशोधन करके बताया गया है कि टोटल लोकसभा के जो कुल सदस्य संख्या है 543 है। 2 एंग्लो इंडियन होते थे, 545। एंग्लो इंडियन का इस समय मनोनयन नहीं हुआ है, तो 543 सदस्यों के जो 15% आएगा उतने ही लोकसभा में उतने ही मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। उस 15% में प्रधानमंत्री भी शामिल है। अब इसी के अंदर आता है मंत्रियों के बारे में। हम राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में आज डिस्कशन कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय के प्रसाद पर्यंत प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से काम करेगा, मतलब कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो मंत्री होंगे अपने कार्य करेंगे, और जो मंत्रिपरिषद होती है वो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदारी नहीं होती है। मंत्रिपरिषद हमेशा लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ध्यान रहे, प्री में आएगा कि क्या मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार है? नहीं, मंत्रिपरिषद हमेशा लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी है। सामूहिक उत्तरदायी का मतलब यह है कि अगर मंत्रिपरिषद के एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है लोकसभा में,
तो वो एक मंत्री इस्तीफा नहीं देता है, बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है, क्योंकि एक मंत्री की गलती पूरे मंत्रिपरिषद की गलती मानी जाती है। और वो क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और पूरी मंत्रिपरिषद अपना इस्तीफा देती है। ठीक है, मंत्री को 6 माह के अंदर संसद के सदस्य होना अनिवार्य, मैंने आपने पहले बता दिया। चाहे वो प्रधानमंत्री हो या अन्य मंत्री हो, 6 माह के अंदर संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है, वो चाहे लोकसभा का सदस्य हो जाए और राज्यसभा का सदस्य हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने बताया कि राष्ट्रपति की ये शक्तियां हैं। अब आती है राष्ट्रपति की शक्तियों को हम अलग अलग करके बांट देते हैं, जो कि संविधान में इस सीक्वेंस से नहीं है। संविधान तो हमेशा आर्टिकल वाइज चलता है, फिर भी हम एक मोटे तौर पर अगर आ जाए आपके पेपर में, लिखित पेपर, रिटन पेपर में, कि राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख कीजिए और ये बताइए कि राष्ट्रपति शक्तियां वास्तविक हैं या नाम मात्र की हैं। तो उस पर आप बात करेंगे कि कहां कहां पर राष्ट्रपति महोदय बाध्यकारी होती है मंत्रिपरिषद का परामर्श लेने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति में क्या आती है? कार्यपालिका शक्ति में नंबर 1 तो ये कि देश के, राष्ट्र के, सरकार के सभी काम राष्ट्रपति महोदय के नाम से किए जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है कार्यपालिका शक्ति। भारत सरकार के जो कार्य संचालन के नियम हैं आर्टिकल 77, वो राष्ट्रपति महोदय के नाम से किए जाएंगे। सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन राष्ट्रपति महोदय के नाम से जारी किए जाते हैं। किसी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ही सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं प्रत्येक एग्जीक्यूटिव पावर में। और चाहे प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो, किसी भी मंत्री की नियुक्ति हो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति हो, सीएजी की नियुक्ति हो, मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हो, लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति हो, आपका राज्यपाल की नियुक्ति हो, चाहे फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति हो, ये सारे एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, प्रशासन के बारे में कोई सूचना लेनी है अगर राष्ट्रपति महोदय को, किससे लेनी है? संघ की कार्यपालिका से। 78 में लिखा हुआ राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध प्रधानमंत्री का शक्त। अगर कोई प्रधानमंत्री से जानना चाहता है कि मंत्रिपरिषद किस प्रकार से काम कर रही है, कौन कौन से कूटनीतिक या कोई राजनीतिक निर्णय लिए गए हैं, सरकारी निर्णय लिए गए हैं, तो उसके बारे में जानकारी लेने का अधिकार कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। तो ये कार्यपालिका शक्ति है। विधायी शक्ति में आपको पता है कि हमारा लोकसभा और राज्यसभा के सेशन को बुलाना, के कार्यवाही जिसे कहते हैं, सदन की कार्यवाही को प्रारंभ करना या कि सम्मन करना, और आपका लोकसभा को भंग करना, ये जिम्मेदारी, ये अधिकार हमारे राष्ट्रपति महोदय का है। अगर किसी विधेयक पर विवाद उत्पन्न हो गया है और ये लगता है कि लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया जाए, तो 108 भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय ही आदेश निर्गत करते हैं कि लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त बैठक बुलाई जाए, और उस बैठक की अध्यक्षता हमेशा स्पीकर करते हैं। ध्यान रहे, अगर लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो रही है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करेगा और कोई नहीं करेगा। ठीक है, अगर लोकसभा का स्पीकर नहीं कर सकते तो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर करेंगे। ध्यान रहे, उपराष्ट्रपति नहीं करेंगे। ठीक, अगर वो डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। ठीक है ना, सभापति नहीं करेंगे, यानी कि उपराष्ट्रपति नहीं करेंगे। तो ये विधायी शक्ति के बारे में आपको 108 के संबंध में लोकसभा राज्यसभा की बैठक का, संयुक्त बैठक का अगर कोई आयोजन तो करना। ठीक है, वो सदन में कोई भी मैसेज भेज सकते हैं, वो सदन में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को किसी विधिक मामले में राय देने के लिए भेज सकते हैं या बुला सकते हैं। ठीक, विधायी शक्तियों में आता है वो राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेट करते हैं लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस से। ठीक है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस से। वो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकते हैं, जो वर्तमान में नॉमिनेशन नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में विधायी शक्तियों में आता है वो किसी भी विधेयक को स्टैंड स्टिल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। वो चाहे तो सहमति दें, वो चाहे तो सहमति न दें, वो चाहे तो बिल को वापस कर दें पुनर्विचार के लिए। ठीक है, ऐसे ही वो किसी भी राज्य के विधेयक को भी
रोक सकते हैं या वापस कर सकते हैं या उसे क्या कहते हैं कि पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। आपको पहले मैं बता चुका हूं कि विधायी शक्ति के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, ठीक है ना। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है उस बिल को राष्ट्रपति महोदय नहीं रोक सकते, क्योंकि उस पर 2/3 बहुमत के साथ पारित किया गया है। और जो सामान्य विधेयक होते हैं उसको आप पॉकेट वीटो के रूप में अनंत काल के लिए अपने पास छोड़ सकते हैं। सस्पेंसिव वीटो के रूप में वो पुनर्विचार के लिए चाहें तो लोकसभा राज्यसभा को वापस कर सकते हैं कि एक बार फिर से आप विचार कर लीजिए। अगर फिर से लोकसभा राज्यसभा ने विधेयक पर विचार किया और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया